तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर नंबर दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है हमारा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ही हो गई। ठीक है, परिवर्तन अर्थात मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो ये कौन सा माध्यम है, वायु है और ये है जल है। ठीक है, तो ये देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये अविलंब की तरफ ये मुड़ जाती है, इसका दिशा परिवर्तन हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इस पूरे परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा सवाल देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से संघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब अविलंब की ओर मुड़ जाती है या अविलंब से दूर मुड़ती है, इनमें से कौन सा होगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम से यानी हवा से कहाँ जाती है, कांच में जाती है, यानी वो संघन माध्यम में जाती है। तो प्रकाश किरण जो है वो विरल माध्यम से यानी वायु से संघन माध्यम यानी कांच में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देखिए ये वायु है और इसे ये जल है। ठीक है, यानी ये कौन सा माध्यम है, ये संघन माध्यम, विरल से संघन में जाएगी तो अविलंब की तरफ ये इस तरीके से यहाँ भी जाएगी। जाना चाहिए तो इसको ऐसे सीधे, लेकिन ये अविलंब है तो अविलंब की दिशा में ऐसे मुड़ जाती है। तीसरा सवाल देखिए, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वो अविलंब किससे दूर भागती है। दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाश रूप से अधिक सघन है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, प्रकाश की किरण जो है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया पानी, ये कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया संघन माध्यम। वायु क्या है, विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कम है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो संघन माध्यम, जिसका कम होता है वो विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये अविलंब से ऐसे दूर भागती है। ठीक है, तो दूर भागती है, इसका मतलब माध्यम 1 हो गया कौन सा माध्यम, संघन माध्यम, और दूसरा ये विरल माध्यम। ठीक है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन सा अधिक संघन है, तो माध्यम 1 क्या है, ये संघन माध्यम है। आपको समझ में आ गया ये। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होता है, अगर किलोमीटर में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से 1000 से भाग लगा सकते हैं, यानी तो ऐसे लिखेंगे हम, तो 3 और जो शून्य की संख्या 8 होगी, ये मीटर सेकंड में होगा, लेकिन हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 3, ठीक है, 5 शून्य हम लगाएंगे क्योंकि 1000 से भाग दिया जाएगा तो 3 शून्य कैंसिल आउट होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया, ये ऑप्शन में होता है चाहे ये होता है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये मीटर सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति सेकंड में। इसके बाद देखिए हम लिखेंगे पांचवा सवाल, स्नेल का नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, ये नियम आपको लिखना है और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अपवर्तनांक की परिभाषा करना है। अपवर्तनांक किसे कहा जाता है, तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जब हम ज्ञात करते हैं, जैसे में कि वायु का अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे तो उस माध्यम में यानी शून्य में प्रकाश की चाल और किसकी, वायु में प्रकाश की चाल, दोनों को बटे में कर देंगे तो उसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो परिभाषा में आपको ये लिखना है, पहले किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, रेशियो को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे कि तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको लिख लेना है शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, और ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकाला गया है तो शून्य में प्रकाश की चाल और हम लिखेंगे फिर कांच में प्रकाश की चाल, तो दोनों को। सवाल देखिए, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, संघन माध्यम या विरल माध्यम। तो नाम से ही स्पष्ट है, संघन मतलब क्या होता है, संघन मतलब ज़्यादा घना। ठीक है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है,
ज़्यादा होता है। और विरल मतलब क्या होता है, विरले यानी काफ़ी कम। तो विरल माध्यम जैसे वायु, इस माध्यम का अपवर्तनांक काफ़ी कम होता है। तो हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो संघन माध्यम का अधिक होता है। 8वां सवाल देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, इस कथन का तात्पर्य है कि पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू शून्य में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो उसी को बटे में लेकर ये इतना आया है मान 1.33। तो आइए इसका आंसर देखिए, पानी का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल इतना और जल में प्रकाश की चाल, तो 4/3 तो आ गया 1.33। तो इसका मतलब हम यहाँ से करेंगे, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य यानी वायु में प्रकाश की चाल का 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होती है। बस यही बात आपका हो गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, पार्श्विक विस्थापन। ये किसे कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। आइए इसको समझते हैं, काफ़ी आसान है ये। तो पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। देखिए एक आपतित किरण है, ये क्या है, कांच की सिल्ली है। तो एक आपतित किरण, प्रकाश की किरण आ रही है और सिल्ली से टकरा रही है। ये कौन सा माध्यम है, ये है वायु यानी विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक काफ़ी कम होता है। और कांच क्या है, ये संघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये रहा बीच में अविलंब, ठीक है, यहाँ से देखा जाएगा। तो ये जाना चाहिए इसे, इसको सीधे ऐसे, लेकिन ये अविलंब की तरफ, ये हो गया अविलंब लंबे, तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे समझिए, तो ये कांच की सिल्ली क्या हो गया, ये हो गया संघन माध्यम है। और फिर वायु फिर बाहर निकलेगी तो ये विरल माध्यम होगा। तो फिर संघन से विरल में जाएंगे तो अविलंब की तरफ, अविलंब से दूर भागेगी। जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा दूर भाग गई, ये हो गया अविलंब, तो अविलंब से दूर भाग गई। तो ये बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये किरणों के निकलने की, ये इसे ही कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। इसको थोड़ा बढ़ा लिया गया है, समझ में आ गया है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को, ये देखिए आपतित हो गया, ये परिवर्तित हो गया, ठीक है, इसके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम सवाल 10वां देखेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, हमें ऐसे लिखना है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी लेंस, ठीक है, और ये कोष्ठ में लिखना है उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अपसारी लेंस, इसे अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो अभिसारी और अपसारी क्यों कहा जाता है, अभिसारी में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे फोकस करता है, ठीक है, चाहे कहीं से आए, एक बिंदु पे फोकस कर दिया जाता है, तो ये हो गया अभिसारी। और ये अवतल लेंस अपसारी, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये लेंस 2 प्रकार। 12 नंबर सवाल देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष की हमें परिभाषा करनी है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा, प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। देखिए किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। देखिए तो ये लेंस देखिए कौन सा है, समतावतल लेंस है। तो या ये जो क्या है, ये पूरा इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट होगा, तो इसके आगे ये मुख्य अक्ष, चाहे इसके पीछे मुख्य अक्ष हो गया। हम इसको भी यहाँ पे समझ सकते हैं पतला लेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा, इसे पूरे को कहा जाता है मुख्य। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्या है, पतला लेंस क्या है, किस इसकी परिभाषा करनी है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्रकाशिकी में जो है पतला लेंस यानी थीन लेंस, उस लेंस को कहते हैं जिसकी मोटाई यानी उस पूरे लेंस की मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती है। यानी वक्रता त्रिज्या की मोटाई ज़्यादा होती है। पूरे लेंस की मोटाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पे सी है। और फोकस से और सी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या इसे कहा जाता है, आर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक मोटा है। और ये देखिए ये लेंस यहाँ से, ये फोकस से यहाँ से अगर हम पूरा भी देखें तो ये काफ़ी पतला है, ठीक है। तो ये वक्रता त्रिज्या की मोटाई ज़्यादा होती है लेंस से, ये। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। तो किसी भी लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है, जिसे F1 द्वारा और F2 द्वारा दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है।
अतः लेंस के प्रथम मुख्य फोकस जो होता है F1 वो अवतल लेंस का फोकस होता है जो ऋण में होता है, और F2 जो है वो उत्तल लेंस का होता है जो धन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये उत्तल लेंस का F1 है, ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया, और ये भी अवतल लेंस का ये प्रथम मुख्य फोकस है, F1 हो गया, और ये है दूसरा मुख्य फोकस। ठीक है, ये दूसरा मुख्य फोकस है, तो इसी को मुख्य फोकस कहा जाता है किसी भी लेंस का। तो ये उत्तल में क्या होता है, ये धन में होता है, इस तरीके यहाँ पे होता है F2, और अवतल में ये ऋण में होता है, यानी इस तरीके से यहाँ पे होता है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार F2 हो गया। 15 नंबर देखिए क्या है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर, यानी वस्तु के आकार के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो। ठीक है, तो वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, तो उस वस्तु को कहाँ रखा जाए उत्तल लेंस में, पे ध्यान देना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तो यहाँ पे शर्त क्या है, वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनना चाहिए और वास्तविक बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है और वे वस्तु के बराबर है, ये उत्तल लेंस की बात की गई है यहाँ पे। तो कहाँ रखना चाहिए वस्तु को, 2F पर। ठीक है, दोनों फोकस पे रखना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसका आंसर होगा 2F पर। इसके बाद देखिए 16 नंबर, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है, तो ये फोकस कहाँ है, ये इस तरीके से यहाँ पे दाईं तरफ है, तो ये दाईं तरफ की दूरियाँ हमेशा धन में ले जाती है। और ये क्या है, ये अवतल लेंस है, तो ये बाईं तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस है, तो ये फोकस कहाँ है, ये तो ऋण में है। आपने गणित में ऐसे पढ़ा है, देखिए इस तरीके से ये प्लस की तरफ होता है एक अक्ष, और ये एक्स डैश या माइनस, तो यहाँ से हम देखेंगे ये बीच में हो गया। तो देखिए ये कौन सा है, ये उत्तल है, तो ये कहाँ है फोकस, ये इस साइड है, यानी ये प्लस की तरफ है। और ये अवतल हो गया, तो ये एफ कहाँ है, ये इस साइड है। यहाँ से हम ये मुख्य बिंदु से देखें तो इस साइड है, तो फोकस यहाँ पर ऋण होगा। समझ में आएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक जो होती है वो उत्तल लेंस की होती है और ऋणात्मक अवतल लेंस की होती है। 17 नंबर देखिए, जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये, तो इसका आंसर होगा अपवर्तनांक कम होने का मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 18, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, किसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये आती प्रकाश किरणें यानी समांतर किरणों को एक बिंदु पे फोकस कर देता है, अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, ये आने वाली समांतर किरणों को अपसारी कर देता है, यानी इसको फैला देता है। यहाँ पे देखिए ऐसे आ रही थी लेकिन इसको क्या कर दिए, इसको फैला दिया। तो सवाल में हमें तो ये पूछा जा रहा है उत्तल लेंस का, इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ में आ गया, आपका होगा उत्तल लेंस। इसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस की बहुत ही दूर यानी अनंत पर हो, वस्तु की स्थिति कहाँ है उत्तल लेंस में, अनंत पर, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कहाँ, दूसरी फोकस पर बनेगा। ठीक है, यानी इस साइड देखिए यहाँ पे अनंत पे रखी गई है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे F2 पर बनेगा। 20वां सवाल देखिए, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, यानी उल्टा और सीधा। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब स्थिति है ये आभासी बना सकता है, वास्तविक बना सकता है। ठीक है, तो हम आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, ये सिर्फ आभासी ही बना सकता है, यानी ये सीधा ही बना सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, 21 नंबर देखिए, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा और छोटा हो तो लेंस कैसा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी लेंस है वो हमेशा, यहाँ पे हमेशा की बात कीजिएगा, वो हमेशा सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। तो कौन सा लेंस होगा,
चाहे वस्तु को कहीं पर भी रखें। तो यहाँ पे देखिए सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, बहुत छोटा बनाता है। तो कौन सा लेंस है? ये तो अवतल लेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस होगा। तो इसका होगा अवतल लेंस। 22 नंबर सवाल देखिए, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब क्या होता है? काफ़ी बड़ा, ठीक है, बड़ा एवं आभासी। आभासी मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। बड़ा हो और वास्तविक हो प्रतिबिंब कब बनता है? ठीक है, उत्तल लेंस में, यानी वस्तु को कहाँ रखने पर बनता है। ठीक है, तो आप आवर्धित और आभासी, तो यहाँ पे देखिए आवर्धित यानी बड़ा और आभासी, ठीक है, यानी सीधा। तो कहाँ रखा गया? लेंस तथा एफ के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंस तथा एफ के बीच। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। इसके बाद देखिए 23 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? कहाँ रखा जाए? तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्थिति में हम F1 पर वस्तु को रखेंगे। कहाँ पे? F1 पर रखेंगे। ठीक है, ये वाली स्थिति है, F पर रखा गया तो ये अनंत पे प्राप्त हुआ, ये चलते जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में लेंस के दो साधारण उपयोग हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे करेंगे, हमारे दैनिक जीवन में लेंस के बहुत महत्वपूर्ण स्थान यानी काफ़ी उपयोग है। ठीक है, ये दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे का उपयोग में होता है, पहला हो गया। ठीक है, जिसमें लेंस लगे होते हैं। दूसरा, कैमरा में भी लेंस यानी कैमरे के उपयोग में होता है, दूरबीन में होता है। तो ये सारे लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, हमें दो ही बताना है, तो ये आपको लिख लेना। 25 नंबर सवाल देखिए, सिनेमा हॉल के पर्दे पर, आप सिनेमा हॉल देखते हैं तो उसके पर्दे पर दिखने वाला जो चित्र होता है वास्तविक है या आभासी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वास्तविक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी सिनेमा हॉल के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा मतलब ये क्या होता है? ये अब वास्तविक बनता है। और ये देखिए, और ये आभासी प्रतिबिंब जो है ये पर्दे पर इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको करना है वास्तविक। इसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर सवाल में, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग या लेंस का भाग काले कागज से अगर ढक दिया जाए तो क्या लेंस उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस काले भाग को नीचे वाला भाग का रंग दिया गया है। ठीक है, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिबिंब की जो संरचना होती है लेंस के आकार पर डिपेंड नहीं करती, छोटा हो या बड़ा हो वो पूर्ण प्रतिबिंब भी उसका बना सके। लेकिन क्या होगा? परंतु प्रतिबिंब की चमक अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि लेंस से गुजरने वाले प्रकाश किरणों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन वो बनाएगा ही। समझ में आ गया? 27 नंबर देखिए, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर, ध्यान देना है, बाईं ओर रखी गई तो फोकस दूरी पर पड़ी रखी हो तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे देखिए बाईं ओर दूनी फोकस पर यानी 2F पर रखी हो तो कहाँ बनेगा? 2F पर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, ये हो गया कौन सा? ये दाईं हो गया, ये बाईं ओर हो गया। तो कहाँ रखा गया? 2F पर। तो कहाँ बना? देखिए ये बना बाईं ओर यानी 2F पर ही बना। 22 नंबर सवाल देखिए, एक पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी है? -10 सेंटीमीटर है। तो ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस हो जाएगा। और धनात्मक किसकी होती है? धनात्मक उत्तल लेंस की होती है। इसके बाद देखिए 29 नंबर, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, ठीक है, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? ये तो फार्मूला ही हो गया, इसे लेंस सूत्र कहा जाता है। तो आपको ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल क्या है, किसी लेंस के किसी वस्तु की दूरी जो है u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की क्षमता आवर्धन m में क्या संबंध है तीनों में? तो इसका आंसर हम लिखेंगे m = v/u। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और ये माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद 31 नंबर देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में क्या संबंध है? तो ये लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला ही हो गया, p = 1/f। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको लिखना है। 32 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, देखिए 1 डायोप्टर डी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, परंतु डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक नहीं है। क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है एसआई मात्रक मीटर इनवर्स। ठीक है, m⁻⁻1 समझ में आ गया। यानी ये पूरा आपको लिखना है ये वाला, ऐसे ही आप लिखिए 1 डायोप्टर 1d = 1 मीटर इनवर्स। समझ में आ गया। 33 देखिए, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में दी गई है, +155 डायोप्टर। ठीक है, तो प्लस किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, तो ये लेंस उत्तल है या अवतल है, तो यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता जो है डी का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह परिपाटी का होता है। ठीक है, अतः लेंस की क्षमता धनात्मक और किसका होता है, उत्तल का, और अवतल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे प्लस में है, ये धनात्मक है, तो कौन सा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा। इसके बाद देखिए 34, किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। तो ये सवाल हमने पहले ही किया है, क्या उस लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। जी बिल्कुल बना सकता है। तो लेंस को अगर हम काले भाग से ढक दे तो लेंस का साइज छोटा हो गया, तो लेंस का साइज छोटा हो या बड़ा हो वो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन प्रतिबिंब के जो रंग में थोड़ा डिफरेंट होगा, अंतर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ बना सकता है। 35 नंबर देखिए, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। 36 नंबर देखिए, किसी लेंस की एसआई जो क्षमता है 1 डायोप्टर है, तो इसे परिभाषित करिए, यानी 1 डायोप्टर का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, 1 डायोप्टर दिया गया है लेंस की क्षमता, इसका मतलब होता है 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, यानी उसकी फोकस दूरी 1 मीटर के बराबर है, तो डायोप्टर संकेत से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो 1 डायोप्टर का मतलब समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 37 नंबर, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो फार्मूला हम जानते हैं, P = लेंस की क्षमता ज्ञात करने का 1/f होता है। फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो 1/2 लगाएंगे, तो 1 में 2 से भाग देंगे, आइए भाग देते हैं, भाग लगाएंगे, आइए, तो हम 1 को अंदर और 2 को बाहर रखते हैं, तो ये कम है तो 0.1। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लगाने से हम यहाँ पे 0 हो गया, 2 5 10, कैंसिल, कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो यहाँ पे अवतल लेंस है, इसका मतलब इसका डायोप्टर जो होगा वो ऋण में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये -0.5 डायोप्टर हो गया। अब इसके देखिए 38 नंबर क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की बात की गई है, तो वही सवाल है, P = 1/f, वैसे ही करेंगे, लेकिन इसका प्लस में लिया जाएगा क्योंकि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, +0.5 डायोप्टर। 39 देखिए सेशन का आखिरी सवाल, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो अभी हमने देखा, यहाँ पे देखिए प्लस में आया, तो ये कौन सा, उत्तल लेंस है। यहाँ पे प्लस में है तो कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।